साथियों नमस्कार, मैं देशराज आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक उपभोक्ता का व्यवहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा पहला जो क्वेश्चन है, उपयोगिता के गणनावाचक दृष्टिकोण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। साथियों, हमें एग्ज़ाम हॉल में सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आंसर के विकल्प का चयन करना है। हम देखेंगे कि यहाँ पर गणनावाचक दृष्टिकोण के संदर्भ में बात पूछी गई है और उसमें भी असत्य कथन के संदर्भ में जानकारी मांगी गई है, तो हमें असत्य कथन ढूंढना है। हमारा पहला ऑप्शन है, इसका प्रतिपादन जेवेंस, फिशर, गोसेन, मार्शल आदि ने किया। उपयोगिता मापनीय है। उपयोगिता तुलना करने योग्य है। इसको मापने की इकाई यूटिल्स है, जिसका प्रतिपादन वालरस ने किया। साथियों, हम इसमें देखेंगे कि पहला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। गणनावाचक दृष्टिकोण का प्रतिपादन फिशर, जेवेंस, गोसेन, मार्शल आदि ने किया था। उपयोगिता मापनीय है, बिल्कुल सही है। इसको यूटिल्स के रूप में मापा जाता है। इसको मापने की इकाई यूटिल्स है, यह कथन भी हमारा सही है। उपयोगिता तुलना करने योग्य है, यह कथन हमारा असत्य है। तो इस प्रश्न में हमें असत्य कथन का चयन करना है, तो हमारा आंसर होगा विकल्प सी, क्योंकि उपयोगिता तुलना करने योग्य है। इसका संबंध गणनावाचक दृष्टिकोण से न होकर इसका संबंध क्रमवाचक दृष्टिकोण से है। साथियों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नियम को गोसेन का द्वितीय नियम भी कहा जाता है। सम सीमांत उपयोगिता नियम को, घटती हुई सीमांत उपयोगिता नियम को, अधिकतम संतुष्टि के नियम को, ए व सी दोनों। साथियों, गोसेन का द्वितीय नियम को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे प्रतिस्थापन का नियम, अधिकतम संतुष्टि का नियम, आनुपातिकता का नियम, मितव्ययता का नियम। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ए सम सीमांत उपयोगिता का नियम सही है। दूसरा, घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम, यह गलत है, क्योंकि घटती हुई सीमांत उपयोगिता का नियम गोसेन का प्रथम नियम है, न कि द्वितीय नियम। अधिकतम संतुष्टि का नियम, यह भी सही है। तो हमारा जो आंसर होगा ए और सी दोनों, यह विकल्प सही होगा। अतः इसका आंसर डी होगा। साथियों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वह है, किसी वस्तु के लिए पूर्ण संतुष्टि के बिंदुओं पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता होगी। तो साथियों, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु वहाँ होगा जहाँ पर टीयू कुल उपयोगिता अधिकतम हो और सीमांत उपयोगिता मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो, वहाँ पर पूर्ण संतुष्टि का बिंदु होगा। तो यहाँ पर विकल्प है धनात्मक, ऋणात्मक, 0, अधिकतम। तो इस प्रश्न का आंसर होगा सी, 0। तो किसी वस्तु के पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता 0 होती है। इसी क्रम में हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, पूर्ण संतुष्टि बिंदु पर, पूर्ण संतुष्टि के बिंदु के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कूट का चयन करें। इस ए विकल्प है हमारा, इस बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। इस बिंदु पर कुल उपयोगिता का ढाल 0 होता है। सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है।
अभी साथियों जैसा हमने पिछले प्रश्न में देखा था कि पूर्ण संतुष्टि के बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है। तो ए विकल्प हमारा सही है। अगला विकल्प है इस बिंदु पर कुल उपयोगिता का ढाल 0 होता है। बिल्कुल सही है। कुल उपयोगिता जहाँ अधिकतम होगी वहाँ पर उसका ढाल 0 होगा। सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है, सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई होती है। यह गलत है। सी विकल्प गलत है, क्योंकि सीमांत उपयोगिता बढ़ती हुई नहीं होती है, घटती हुई होती है। इस बिंदु के ऊपर सीमांत उपयोगिता हमारी घटती हुई होती है, तो यह गलत है। डी विकल्प सीमांत उपयोगिता घटती हुई होती है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है हमारा सीमांत उपयोगिता 0 के बराबर होती है, यह भी सही है। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा ए सही है, बी विकल्प भी सही है, डी और ई। तो हमारा इसमें बी विकल्प हमारा सही रहे। इसी संदर्भ में हमारा अगला प्रश्न है 5। यदि सीमांत उपयोगिता, यदि कीमत सीमांत उपयोगिता से अधिक है तो उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? वस्तु का उपभोग मात्रा को बढ़ाना चाहिए, वस्तु के उपभोग मात्रा को घटाना चाहिए, वस्तु की कीमत को घटाना चाहिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। जब कीमत सीमांत उपयोगिता से अधिक है तो एक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए वस्तु के उपभोग की मात्रा को घटाना चाहिए। अतः इस प्रश्न का आंसर बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न 6। एक वस्तु की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सा साम्य की शर्त है? MUX बराबर PX, MUX अपॉन PX बराबर MUY अपॉन PY बराबर MUM। ए व बी दोनों X वस्तु पर किया गया खर्च तथा Y वस्तु पर किया गया खर्च का योग। तो इसमें साम्य की स्थिति एक वस्तु के संदर्भ में पूछी गई है। एक वस्तु के संदर्भ में जब साम्य की स्थिति पूछी जाती है तो उसके लिए हमारा जो सूत्र होगा वह सूत्र होगा MUX बराबर PX। यह सूत्र हमारा एक वस्तु के स्थिति के संदर्भ में होगा। तो हमारा इसका आंसर होगा ए विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 7वां। दो वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त के अनुसार दो वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता का अनुपात निम्नलिखित में से किसके समान होना चाहिए? दो वस्तुओं की कुल लागत अनुपात के, दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के, दो वस्तुओं की कुल उपयोगिता अनुपात के बराबर होना चाहिए, दो वस्तुओं के खर्च होने वाली उपभोक्ता की आय के बराबर होना चाहिए। तो दो वस्तु के संदर्भ में दो वस्तुओं की कीमतों के अनुपात के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर होगा हमारा MUX अपॉन MUY बराबर PX अपॉन PY। तो हमारा आंसर बी विकल्प सही है इसमें। अगला जो प्रश्न है हमारा 8वां। उदासीनता वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इस प्रश्न में हमें सत्य कथन का चयन करना है। उदासीनता वक्र का प्रतिपादन एजवर्थ ने किया, बिल्कुल सत्य है। उदासीनता वक्र को विकसित करने का श्रेय हिग्स और एलन को जाता है, यह कथन भी सही है। इसका संबंध उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण से है, बिल्कुल सही है। उदासीनता वक्र का संबंध उपयोगिता के क्रमवाचक दृष्टिकोण से होता है, जबकि गणनावाचक दृष्टिकोण का संबंध कुल उपयोगिता व सीमांत उपयोगिता से होता है।
अतः इस प्रश्न में उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। कथन उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, कारण MRXY घटते हुए होते हैं। इसका ए विकल्प होगा। कथन व कारण दोनों सही हैं। कथन कारण की व्याख्या भी करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की व्याख्या नहीं करता है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। एक बार हम प्रश्न दोबारा से पढ़ेंगे। उदासीनता वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है, बिल्कुल सही है कथन। कारण है MRXY प्रतिस्थापन की सीमांत दर, यहाँ पर एक और आएगा, घटती हुई होती है। प्रतिस्थापन की सीमांत दर घटती हुई होती है। तो यह कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की व्याख्या भी करता है, अतः इसमें ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उदासीनता वक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इस प्रश्न में हमें असत्य कथन का चयन करना है। दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, बिल्कुल सही है। यह आवश्यक नहीं है कि उदासीनता वक्र एक दूसरे के समांतर हो, यह भी सही है कि जरूरी नहीं है कि सभी उदासीनता वक्र एक दूसरे के समांतर हों। उदासीनता वक्र न तो एक्स अक्ष को छूते हैं और न ही वाई अक्ष को छूते हैं, यह भी सही है। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी इसमें सभी कथन सत्य हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा, हमारा अगला प्रश्न है, यदि x y दोनों अक्षों पर पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु को प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति हो सकती है। तटस्थ वक्र एक सरल रेखा के समान होगा। तटस्थ वक्र नतोदर होगा। तटस्थ वक्र का आकार L आकृति के समान होगा। उपरोक्त में से कोई स्थिति संभव नहीं है। यदि x y दोनों अक्षों पर, प्रश्न है हमारा, x y दोनों अक्षों पर पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तु को प्रदर्शित किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति प्रकट होगी। ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है। अगर इसमें पूर्ण प्रतिस्थापन वस्तुओं को प्रदर्शित किया जाएगा तो हमारा तटस्थ वक्र एक सरल रेखा के समान होगा। इस तरह से होगा हमारा तटस्थ वक्र, तो इसका आंसर ए विकल्प सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पूरक वस्तुओं के संदर्भ में प्रतिस्थापन की सीमांत दर होती है। पूरक वस्तु के संदर्भ में प्रतिस्थापन की सीमांत दर 0 के समान होती है। तटस्थ वक्र निम्नलिखित में से किसके लिए उपभोक्ता के तटस्थ व्यवहार को दर्शाते हैं। ए विकल्प है वस्तुओं के सहयोग के चयन को, वस्तुओं के उपभोग के चयन को। ए और बी दोनों वस्तुओं के उत्पादन के चयन को। तो इसमें हमारा जो आंसर होगा, तटस्थ वक्र वस्तुओं के सहयोग के चयन को उपभोक्ता के तटस्थ व्यवहार के रूप में दर्शाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बजट रेखा का ढाल होता है। बजट रेखा का ढाल होता है लंब बटा आधार px/py tan थीटा उपरोक्त सभी। बजट रेखा का ढाल होता है, ये हमारी बजट रेखा है, ये हमारा px अक्ष है, ये py अक्ष है। तो बजट रेखा का ढाल लंब बटा आधार बिल्कुल सही है। px/py यह भी सही है। tan थीटा का मान होता है लंब बटा आधार, अतः सी विकल्प भी हमारा सही है। तो इसमें उपरोक्त सभी विकल्प सत्य हैं। अगला प्रश्न हमारा है 15वां,
उपभोक्ता के संदर्भ में सत्य कथन है। उपभोक्ता के साम्य के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करना है। पहला कथन है हमारा, बजट रेखा उदासीनता वक्र को स्पर्श करना चाहिए। एक्स वस्तु पर किया गया तथा वाई वस्तु पर किया गया खर्च का योग मौद्रिक आय के बराबर होता है। केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही हैं, केवल दो दोनों कथन गलत हैं। इसमें हमारा एक और दो दोनों कथन सत्य हैं। अगला प्रश्न है 16वां, किसी मांग वक्र के नीचे और कीमत के ऊपर का क्षेत्र किसे बताता है? उपभोक्ता की बचत को, उत्पादक की बचत को, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी मांग वक्र के नीचे और कीमत वक्र के ऊपर का क्षेत्र किसे बताता है? ये हमारा मांग वक्र है। इसमें ये हमारी कीमत रेखा है, ये मांग वक्र होगा। ये वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष होगा। किसी मांग वक्र के नीचे और कीमत रेखा के ऊपर का भाग, तो हमारा ये वाला भाग, ये भाग हमारा बताता है उपभोक्ता की बचत को। ये होगा उपभोक्ता की बचत, कंज्यूमर सरप्लस, और यह होगा उत्पादक की बचत को बताता है। यह हिस्सा उत्पादक की बचत को बताता है। अतः इसमें हमारा आंसर होगा उपभोक्ता की बचत। अगला प्रश्न है हमारा, उपभोक्ता की सर्वाधिक बचत किस प्रकार की वस्तु में होती है? उपभोक्ता की सर्वाधिक बचत विलासिता की वस्तु में, अनिवार्य वस्तु में, पूरक वस्तु में, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपभोक्ता की सर्वाधिक बचत अनिवार्य वस्तु में होती है और सबसे कम बचत होती है विलासिता की वस्तु में। 18वां प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन का चयन करना है। यहाँ पर असत्य कथन है हमारा, सामान्य वस्तुओं की कीमत लोच ऋणात्मक होती है। यह कथन बिल्कुल सही है। सामान्य वस्तुओं की कीमत लोच ऋणात्मक होती है। सामान्य वस्तुओं की आय लोच धनात्मक होती है, यह भी सही है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की तिरछी लोच धनात्मक होती है, यह कथन भी हमारा सत्य है। प्रतिस्थापन वस्तुओं की तिरछी लोच धनात्मक होती है, सत्य है। गिफिन वस्तुओं की कीमत लोच ऋणात्मक होती है, यह हमारा कथन असत्य है, क्योंकि गिफिन वस्तुओं की कीमत लोच ऋणात्मक नहीं होती है। गिफिन वस्तुओं की कीमत लोच धनात्मक होती है। नेक्स्ट जो प्रश्न है हमारा 19वां, एंजल के अनुसार यदि आय में 10% की वृद्धि होती है, आय में 10% की वृद्धि होती है और कुल खर्च में 10% से कम वृद्धि होती है, तो वस्तु की प्रकृति होगी। एंजल के अनुसार यदि आय में 10% की वृद्धि हुई, आय में 10% की वृद्धि होती है और कुल खर्च में, टोटल एक्सपेंडिचर में 10% से कम की वृद्धि, 10% की है, इससे कम की वृद्धि होती है, तो वस्तु की प्रकृति होगी आरामदायक वस्तु, अनिवार्य वस्तु, विलासिता वस्तु, गिफिन वस्तु। तो यहाँ पर वस्तु की प्रकृति अनिवार्य वस्तु के रूप में होगी। अगला प्रश्न है 20वां, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विकल्प में हमें ऐसे विकल्प का चयन करना है जो सुमेलित नहीं है। आवश्यक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है, आवश्यक वस्तुओं की मांग लोचदार होती है। विलासिता वस्तुओं की मांग अत्यधिक लोचदार होती है। आरामदायक वस्तु की मांग लोचदार होती है। उपरोक्त सभी सम्मिलित हैं। यहाँ पर आंसर होगा आवश्यक वस्तु की मांग लोचदार होती है, यह सुमेलित नहीं है, क्योंकि आवश्यक वस्तु की मांग लोचदार नहीं होती है। यहाँ पर आवश्यक अनिवार्य वस्तु की मांग बेलोचदार होती है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, जब किसी वस्तु के मांग के फलस्वरूप
अन्य वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है तो उसे कहते हैं व्युत्पन्न मांग, सामूहिक मांग, हीन वस्तुएं, बेलोच मांग। जब किसी वस्तु के मांग के फलस्वरूप एक वस्तु की मांग के फलस्वरूप अन्य वस्तु एवं सेवाओं की मांग बढ़ती है तो उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। अतः हमारा यहाँ पर ए विकल्प सत्य है। प्रश्न संख्या 22 हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, एंजिल वक्र क्या प्रदर्शित करते हैं? वस्तु की उपयोगिता उसकी मांग को बढ़ाते हैं। आय की कमी से उपभोक्ता वस्तु की मांग सीमित हो जाती है। आय में वृद्धि से सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। आय और व्यय वस्तु की मांग को निर्धारित करते हैं। एंजिल वक्र के अनुसार आय में वृद्धि से सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है। अतः हमारे यहाँ पर सी विकल्प सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न, उपभोक्ता प्रभुत्व का अर्थ है उपभोक्ता अपनी आय के अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए स्वतंत्र है। उपभोक्ता के पास अर्थव्यवस्था का प्रबंध करने की शक्ति है। उपभोक्ता का व्यय संसाधनों के आवंटन को प्रभावित करता है। उपभोक्ता वस्तुएं सरकारी नियंत्रण से मुक्त हैं। अतः यहाँ पर ए विकल्प सत्य है। उपभोक्ता अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। अगला प्रश्न है हमारा 24वां, जब किसी वस्तु की मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है तो लोच होगी। तब किसी वस्तु का मांग वक्र, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये डिमांड करो, और ये वाई अक्ष हो गया। जब किसी वस्तु का मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है तो लोच होगी शून्य के बराबर, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक, अनंत। तो ऐसी स्थिति में जब मांग वक्र एक्स अक्ष के समांतर है तो लोच अनंत होती है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न 25वां प्रश्न है, मांग अधिक लोचदार तब कही जाती है जब कीमत के मामूली परिवर्तन से मांग में विशाल परिवर्तन हो जाता है। कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में मामूली परिवर्तन हो जाता है। कीमत में बड़े परिवर्तन से मांग में कम परिवर्तन होता है। कीमत में मामूली परिवर्तन से मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मांग अधिक लोचदार तब होती है जब कीमत के मामूली परिवर्तन से मांग में विशाल परिवर्तन हो जाता है तो मांग अधिक लोचदार होती है। तो साथियों, इस तरह से आज हमारा टॉपिक था उपभोक्ता का व्यवहार। उससे संबंधी हमने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का हल किया है। तो साथियों, ये प्रश्न आपको कैसे लगे? अगर आपको अच्छे लगे हों तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाले महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। धन्यवाद।